हेलो। स्वागत है आपका आपके चैनल परमा एजुकेशन में। यह हमारी मनोविज्ञान की सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ में हमारी यह 5वीं क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लासेस और कर चुके हैं। उन 4 क्लासेस के बेसिस पे हमने MCQs भी किए हुए हैं, जो कि 2 वीडियोस के माध्यम से इसी चैनल पे उपलब्ध हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जाके उन चारों क्लासेस को देखें और उन्हीं से रिलेटेड आपके MCQs भी वहाँ पे उनको भी सॉल्व करें। यह जो मनोविज्ञान की सीरीज़ है, यह आपके किसी भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, मनोविज्ञान जिसमें आता है उन सभी में यह काम करेगी। चाहे वो रीट के एग्ज़ाम हो, सीटेट के एग्ज़ाम हो, यूपी टेट के एग्ज़ाम हो, या किसी भी राज्य के टीईटी के एग्ज़ाम हो, सभी तरह के एग्ज़ाम्स में यह काम आएगी। तो आज का टॉपिक है हमारा इसी क्रम में वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जिसको कि हम हेरिडिटी बोलते हैं, और वातावरण जो कि हमारा इन्वायरमेंट होता है। वंशानुक्रम क्या होता है आपको पता है? वंशानुक्रम क्या कि जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली आती हैं उसको हम वंशानुक्रम बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। मानव का विकास अनेक कारकों द्वारा होता है। इन कारक को हम 2 प्रमुख भागों में पढ़ेंगे। एक होता है जैविक कारक और दूसरा होता है सामाजिक कारक। जैविक कारक को हम समझ पाएंगे कि यह जैविक कारक जो होता है इसका दायित्व हमारे माता पिता पर होता है, और सामाजिक कारक का दायित्व हमारे वातावरण पर आधारित होता है। तो ये 2 प्रमुख कारक आपको पता होने चाहिए। कौन से 2 प्रमुख कारक हैं? एक जैविक कारक जिसका का आधार हमारे माता पिता होते हैं, दूसरा सामाजिक कारक जहाँ से इसका दायित्व समाज का होता है, समाज के वातावरण पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ से वंशानुक्रम क्या होता है। ये दोनों ही चीज़ें इसमें रिलेट करती रहेंगी, जैविक और सामाजिक कारण, किसमें? वंशानुक्रम में, और वातावरण में भी, जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें भी। तो सबसे पहले हम वंशानुक्रम पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता क्या है? आप सोचिए समझिए, जहाँ पे हम हैं, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, या हमारे पूर्वज, उनके बच्चे और उनके बच्चे, इस तरह से क्रम में जो चीज़ें चलती जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने की प्रक्रिया रहती है, उसको ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। परिभाषित तौर पे अगर हम इसको समझेंगे तो आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होने की प्रक्रिया को हम वंशानुक्रम कहते हैं, या हम उसे आनुवांशिकता भी कह सकते हैं, जिसको हम जेनेटिकल बोल देते हैं या हेरिडिटियल। तो यही है वंशानुक्रम। माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ये आता कहाँ से? ये वंशानुक्रम से ही आता है। मतलब हमारे वंश की परंपरा जो है उसी आधार पे चीज़ें आगे चलती रहती है, कि बालक का रंग रूप, आकृति, ज्ञान आदि माता पिता से मिलता जुलता होता है। जैसे कि माता पिता विद्वान हैं, बालक भी विद्वान होते हैं, पर यह देखा गया है कि विद्वान माता पिता का पुत्र विद्वान नहीं होता है, और अविद्वान माता पिता का पुत्र विद्वान होता है। क्यों? कुछ कारण ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा, किसी के माता पिता बहुत विद्वान होते हैं और उनके बेटे या बेटियां उतने विद्वान नहीं होते हैं। कुछ के माता पिता इतने विद्वान या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मगर उनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो गुण उनके माता पिता से, उनके पूर्वजों से भी वो आ सकता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से, बल्कि उनके पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसी को हम वंशानुक्रम या वंश परंपरा कहते हैं। उसको हम आनुवांशिकता या पैतृकता के नाम से भी जानते हैं। तो अभी आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम वही जो चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई चीज़ें, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होती है? कि उन्हीं के लक्षण, किसके? हमारे पूर्वजों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी बोलते हैं। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, और आप उसको भली बात समझ पाए होंगे कि वंशानुक्रम होता क्या। तो वंशानुक्रम से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि दार्शनिक लोगों ने दी हैं। उसमें से एक BN झा साहब हैं,
इन्होंने वंशानुक्रम की एक परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का एक पूर्ण योग है। यह बात किसने बोली? बीएन झा ने बोली। वहीं पे वुडवर्थ साहब ने एक बात बोल दी, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, वरन गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। यह बात किसने बोली? वुडवर्थ ने बोली। ऐसे ही डगलस एंड हॉलैंड साहब हैं। एक व्यक्ति के वंश क्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनको वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों या अन्य प्रजाति से प्राप्त करता है। यह बात किसने बोली? डगलस साहब ने बोली। क्या बोली? एक व्यक्ति के वंश क्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों या अन्य प्रजाति से प्राप्त करता है। अन्य प्रजाति मतलब हमारे पूर्वजों से ही वो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। यह बात किसने बोली? डगलस एवं हॉलैंड ने बोली। जेम्स डेवर ने भी कुछ बात बोली कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं को संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। समझ पा रहे हैं? सभी लोग एक ही बात को कह रहे हैं, बस शब्द अलग अलग है। H.A. पीटरसन ने भी एक बात बोली कि व्यक्ति को अपने माता पिता से या पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब आप समझ पाए, ये वंशानुक्रम से रिलेटेड सभी परिभाषाएं हैं। जो मुख्य परिभाषाएं वो यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख दी हैं, और ये परिभाषाएं पूछी भी जाती हैं, परीक्षाओं में आती हैं। बाकायदा ऐसे ही पूछ लिया था कि यह निम्न परिभाषा किसने दी है, जैसे कि व्यक्ति को अपने माता पिता से या पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह किसने दी है? तो यह दी है H.A. पीटरसन साहब ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे का पॉइंट है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया क्या है? हेरिडिटी का प्रोसेस क्या है इंग्लिश में अगर इसको बोलते हैं तो? यह आनुवंशिकता या वंशानुक्रम का एक मूल आधार होता है कोशिका, जिसको कि हम सेल बोलते हैं। बायोलॉजिकल टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? सेल, इसको कि हम कोशिका या कोश आधार इसका होता है। जिसका प्रकार ईंटों को चुनकर इमारत बनती है, जिस प्रकार जैसे कि ईंटों को चुनकर इमारत बनती है, ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे सेल से क्या होता है? हमारी बॉडी का निर्माण होता है। इनको कि हम कोशिका कहते हैं। शरीर का आरंभ केवल एक कोश से होता है, मतलब एक कोशिका से होता है, जो कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें कि जाइगोट और संयुक्त कोश भी कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल के मिलन से होता है। यह कोश होते हैं 2, 4, 8, 16, 32 के क्रम में होते हैं, और इसी क्रम में वो आगे बढ़ते रहते हैं। संयुक्त के 2 उत्पादक कोशों का योग होता है। संयुक्त को जो है 2 उत्पादक कोशों का योग होता है। यह प्रश्न ऐसे आया हुआ है कि संयुक्त को कितने उत्पादक कोशों का योग होता है? तो 2 कोशों का योग होता है, जिसमें एक माता का, जिसे मातृकोश, तथा एक पिता का, जिसे पितृकोश कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा, पितृकोश में कितने कोश होते हैं? 1 कोश। मातृकोश में एक मातृकोश, तो मतलब ये मिला के 2 कोश होते हैं। सेल्स की जिसकी बात करी जा रही है। उत्पादक कोश भी संयुक्त कोश के समान बढ़ाते रहते हैं। गर्भधारण के समय माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु के कोशों का मिलन होता है, ताकि वह एक नए कोश का रचना कर सके। या आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से बायोलॉजी में पढ़ा होगा, मेल फीमेल्स स्पर्म ओवम ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं, वहाँ से यह गर्भधारण होता है। तो कोशों के केंद्र के कणों को गुणसूत्र, जिसको कि हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसके अस्तित्व जोड़ों में होता है, गुणसूत्र के। तो मानव कोश में कितने गुण होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा, कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें कि 23 युग्मों में व्यवस्थित होते हैं। 23 के जोड़े होते हैं। इस प्रकार मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यह गुणसूत्र आनुवंशिकी सूचना को संचालित करते हैं। किसको? आनुवंशिकी सूचना को संचालित करते हैं। कौन से गुणसूत्र? यही 23 जोड़ी गुणसूत्र। प्रत्येक गुणसूत्र क्रोमोसोम में बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जो कि शारीरिक लक्षणों के वास्तविक वाहक होते हैं। और प्रत्येक गुणसूत्र में कितने? 3000 जीन्स पाए जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? प्रत्येक गुणसूत्र में कितने जीन्स पाए जाते हैं? 3000 जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स ही व्यक्ति की विभिन्न योग्यता एवं गुणों के निर्धारक होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और
पूरी तरह से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वंशानुक्रम के नियम क्या है। इसके क्या क्या नियम है ये हम समझ पाएंगे। वंशानुक्रम किस नियम पर आधारित होता है। तो पहला नियम है इसका बीज कोष के निरंतरता का नियम, मतलब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। इसको आगे पढ़ते हैं। इस नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। यह बात बोली किसने, यह बात बोली बीजमैन ने। यह बात याद रखना कि यह बात किसने बोली है, तो यह बात बीजमैन ने बोली है। और इसमें होता क्या है, इसकी निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी रहती है, वो नष्ट नहीं होता। क्या जो बीज कोष होता है वह नष्ट नहीं होता है। इसके अनुसार बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलाता है, माता पिता से मिलता है, उसे वह अगली पीढ़ी को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस नियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया और इसकी आलोचना कर दी किसने, बियनचा ने। इससे पहले हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। क्या इसमें होता क्या है कि जो भी जर्म प्लाज्म होते हैं वो कंटिन्यूटी चलते रहते हैं, मतलब एक पीढ़ी वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाता है और तीसरी पीढ़ी में चलता रहता है। इसको ही बीजकोष का नियम बोला गया और यह बीज मैंने दिया है। मगर इसको अस्वीकार कर दिया किसने, बियनचा ने। उन्होंने बोला कि माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं जिसे वो अपनी संतानों को देते हैं। बीज कोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है। यह बात किसने बोल दी, बियनचा ने बोल दी, कि मानो एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में रख दिया गया है। यह नियम ना तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है, ना ही संतोषजनक है। तो अभी आप समझ गए हैं, यह एक इसका प्रोसेस है। बीज कोष का नियम दिया है किसने, बीजमैन ने दिया है, और इस कोष को बियनचा ने अस्वीकार कर दिया। दूसरा पॉइंट है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उसकी संतान होती है। पहला क्या था, बीज कोष का नियम। दूसरा कि समानता का नियम। इसमें क्या होता है, जैसे कि माता पिता वैसे ही उनके पुत्र या उनके संतान। इस नियम का स्पष्टीकरण किसने किया है, इस स्पष्टीकरण इसका किया है सोरेनसन ने किया है। किसने किया है, सोरेनसन। उन्होंने लिखा कि बुद्धिमान माता पिता के बालक बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि माता पिता के बालक मंद बुद्धि होते हैं। वह सामान्य माता पिता के पुत्र सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। अब आप समानता का नियम समझ पाए होंगे। किसने बात करी, सोरेनसन ने बोली। और बोला क्या कि जिसके माता पिता बुद्धिमान उनके बालक बुद्धिमान, जिसके माता पिता मंद बुद्धि उसके बच्चे मंद बुद्धि, जिसके माता पिता सामान्य बुद्धि के होते हैं वैसे ही उनके बालक भी होते हैं। तो यह बात है समानता का नियम में। तीसरा नियम विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन जिसको बोलते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न बालक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल होते भी, आपने देखा होगा एक ही माता पिता से उत्पन्न जो कि बालक हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, रंग रूप में भी होते हैं, बुद्धि में भी होते हैं, ज्ञान में भी होते हैं, समझ में भी होते हैं, योग्यता भी उनकी में अलग अलग होती है। तो यह कौन सा है, वंशानुक्रम का कौन सा नियम है, यह विभिन्नता का नियम है। तो अभी तक वंशानुक्रम के हम लोगों ने 3 नियम पढ़ लिए। इसका चौथा नियम क्या है, प्रत्यागमन का नियम, मतलब लॉ ऑफ रिग्रेशन। इसको भी सोरेनसन ने दिया, दूसरा वाला भी सोरेनसन ने भी दिया था। उन्होंने क्या बोला, माता पिता के विपरीत गुण भी बालक में उत्पन्न होता है। विपरीत गुण भी बालक में उत्पन्न होते हैं, अर्थात क्या है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि सामान्य हो तब सामान्य हो, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर माता पिता में बुद्धि थोड़ी सी कम है, निम्न कोटि के, मगर उनके बच्चे उच्च कोटि के हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यागमन कहते हैं। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है महान व्यक्तित्वों के पुत्र साधारणतः उनके समान महान नहीं हो पाते हैं। क्यों, जरूरी नहीं है हमेशा ही कि महान व्यक्तित्व वाले लोगों के बच्चे भी महान ही निकले। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, मतलब लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। यह नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उसकी संतानों को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतानों को प्राप्त नहीं होते।
इस नियम को अस्वीकार करते हुए लैमार्क ने लिखा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए गए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है। किसने ये बात बोली? लैमार्क ने बोली। क्या बोली? कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है, एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है। मतलब उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है और उनके द्वारा जो व्यक्ति उत्पन्न किए गए उनको वह संक्रमित कर देता है। यह बात किसने बोल दी? लैमार्क ने बोल दी और इस गुण को अस्वीकार कर दिया, संक्रमण के गुणों के नियम को। इसका उदाहरण लैमार्क ने जिराफ पर प्रयोग करके दिया। तो यह बात पूछी जा सकती है कि किसने जिराफ पर प्रयोग करके यह बात बोली? तो लैमार्क ने बोली। और इसी कथन की पुष्टि की किसने? मैकडूगल ने और पेवलॉव ने करी चूहों पर, तथा हैरिसन ने पतंगी कीड़ों पर करके किया। तो यह प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैमार्क ने किस पर प्रयोग किया? जिराफ पर किया। मैकडूगल पेवलॉव ने किसके? चूहों पर किया। तथा हैरिसन ने किस पर किया? पतंगी कीड़ों पर किया। क्लियर है? और इसी से रिलेटेड हमारा आ जाता है लास्ट और मेंडल का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, मेंडल्स लॉ, जिसमें कि मटर के ऊपर किया और चूहों के ऊपर किया था। इस नियम को जो जो के मेंडल नामक पादरी ने किया था। किसने किया था? जो कोस्लोविया नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं। इस नियम को मेंडल नाम के एक पादरी ने दिया है। इस नियम के अनुसार होता क्या है? वर्ण संकर प्राणी या वस्तु में अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा भिन्नताएं रहती हैं। मेंडल ने यह प्रयोग दो के ऊपर किया, एक तो मटर के दाने के ऊपर किया और एक चूहों के ऊपर किया था। ये समान रूप में समान चीजें नहीं हो सकती हैं। क्लियर है? हमने वंशानुक्रम के प्रोसेस को उसको 6 प्रकार इसके पढ़ लिए हैं। तो अभी आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे वंशानुक्रम होता क्या है या किन किन तरह से चलता है, क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होती हैं और माता पिता की कौन सी चीज़ें बच्चों में रहती है और कौन सी नहीं रहती, यह भी हमने पढ़ी है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी गुण हमारे में आए, मतलब हमारे का मतलब है जो माता पिता में है वो बच्चों में आए ही आए। तो वंशानुक्रम हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा। अब वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव का क्या पड़ता है, हम लोग ये पढ़ते हैं, मतलब उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है चाइल्ड पर। तो मूल शक्तियों का प्रभाव होता है। वंशानुक्रम का क्या होता है? मूल शक्तियों का प्रभाव होता है। यह बात थॉर्नडाइक ने मान ली। क्या थॉर्नडाइक का क्या मानना है कि बालकों की मूल शक्तियों का प्रधान कारण क्या है? वंशानुक्रम है। तो यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, किसने यह बात मानी कि बालकों का मूल शक्तियों का प्रधान कारण वंशानुक्रम है? तो थॉर्नडाइक ने बोली। दूसरा, शारीरिक शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। किसका? वंशानुक्रम का ही पड़ता है। तो यह बात मानी किसने? तो कार्ल पियर्सन ने यह बात मानी कि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होती है। इस प्रकार वंशानुक्रम का शारीरिक शक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह बात मानी किसने? कार्ल पियर्सन ने मान ली। थर्ड पॉइंट, प्रजाति की श्रेष्ठता पर पड़ता है। किसकी? प्रजाति की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। यह बात मानी किसने? क्लीनबर्ग ने मानी। फोर्थ पॉइंट है, व्यवसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। और यह मत किसका है? यह कैटल का मत है। तो याद रखिएगा, ये सारे मत पूछे जाते हैं किसने इस बात को बोला है। आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, उसमें ये चीज़ें जोड़ते रहिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कैटल का मत क्या है? वंशानुक्रम का व्यवसाय की योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है। पांचवा मत है, सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का किस पर प्रभाव पड़ता है? सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। यह बात बोली किसने? यह बोली विनशिप ने। किसने बोली? विनशिप ने। सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह बात किसने बोली? विनशिप ने बोली। सिक्स्थ क्या है और सेवेंथ? सिक्स है, हमारा चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का ही हमारे चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। यह बात बोली डगडेल ने। किसने बोली? डगडेल साहब ने यह बात बोली कि वंशानुक्रम का प्रभाव हमारे चरित्र पर भी पड़ता है। सातवीं बात बोल दी महानता की और आठवीं बात बोली बुद्धि का प्रभाव। महानता पर भी हमारे वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। यह बात बोली किसने? गॉल्टन ने। गॉल्टन ने क्या बोला? गॉल्टन के अनुसार वंशानुक्रम का प्रभाव महानता पर भी पड़ता है। और बुद्धि का प्रभाव, ये गोडार्ड का मत है। किसका मत है? गोडार्ड का मत है। उन्होंने बोला कि वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर भी है
इन्होंने यह बात कालीकट नामक इंसान पर शोध करके किया। अब यह कालीकट नामक जो इंसान है, इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि के प्रभाव से रिलेटेड करके कहा है। मतलब वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर भी है। यह किसने किस पर प्रयोग किया, तो यह बोला तो गोडार्ड ने है, मगर किस पर प्रयोग करके किया है, तो कालीकट नामक इंसान पर शोध कर कर किया है। तो यहाँ से हमने वंशानुक्रम से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली हैं। वंशानुक्रम होता क्या है, इसके नियम क्या हैं, इस पर बालक पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, आप इसको बहुत ही भली भांति समझ पाएंगे वंशानुक्रम होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हमारा आगे का हो जाएगा हेरिडिटी, जो सॉरी वातावरण। अभी हमने वंशानुक्रम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वातावरण क्या होता है। वातावरण जिसको कि हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट क्या है, आप समझ पा रहे होंगे इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जो हमारा आवरण है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, मतलब वातावरण। तो वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। मतलब चारों तरफ जो चीजें ढकी हुई हैं, पर्यावरण या वातावरण, उसको हम क्या बोलते हैं, वातावरण। आप यहाँ पे मैंने दो पिक्चर ऐड कर दी हैं, आप इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। हमारी पृथ्वी पर, हमारे संसार में जो भी सारी चीज़ें हैं, वो वातावरण से ही चीज़ें कनेक्टेड हैं। हमारी लर्निंग भी इसी तरह से होती है, हमारी ग्रोथ भी वहाँ से ही होती है, हमारे वातावरण से ही होती है। वही हमने जो शुरुआत में पढ़ा था, जैविक और सामाजिक चीज़ें। जैविक माता पिता से, सामाजिक समाज की जो लर्निंग होती है हमारे वातावरण से, समाज से होती है। तो इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण जो वस्तु जो कि चारों तरफ से ढकी हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं, चारों ओर जो कुछ भी है वो वातावरण ही है। वातावरण मानव जीवन के विकास का क्या है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वातावरण ही प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है, उतना ही वातावरण का ही है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, अ, कुछ लोग कह सकते हैं जो कि बस्ती रोड के साइड में जन्म लेते हैं, उन्हीं लोगों को उठा के अगर हम शहर में रखें, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में रखें, तो उनका अच्छा लालन पालन हो जाता है। क्यों, वह वातावरण का प्रभाव ही तो है। तो वातावरण में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं हमारे लर्निंग में, हमारी ग्रोथ में। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या, एक तो हमारा जैविक वंशानुक्रम है और एक सामाजिक वंशानुक्रम है। अब आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। किसने दिया, यह बात पूछी जा सकती है, कौन से मनोवैज्ञानिकों ने, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने क्या, वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। अब जैसे कि हमारी वंशानुक्रम की परिभाषाएं थी, इसी तरह वातावरण की भी परिभाषाएं हैं। तो वातावरण की परिभाषा अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने वंशानुक्रम की परिभाषाएं पढ़ी। ऐसे ही बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार क्या है वातावरण की परिभाषा में, पैतृक के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण भी है। यह बात किसने बोली, यह बात बोली बेरिंग ने बोली, बोरिंग ने बोली, लैंगफील्ड तथा वेल्ड ने यह बात बोली। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, वातावरण में वे सब बाह्य आते हैं, तब तो आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। यह बात किसने बोली, वुडवर्थ साहब ने बोली। रॉस ने भी एक बात बोली, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें हमें प्रभावित करती। तो यह बात पूछी जा सकती है कि यह बात किसने बोली कि वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती, तो यह बात रॉस ने बोली है। जिसबर्ट ने भी एक बात बोली है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और सीधे उस पर प्रभाव डालती है। वातावरण वह वस्तु है जो अन्य वस्तु को घेरे हुए है और सीधे उस पर ही प्रभाव डालते है। किस पर, जिसको वह घेरे हुए है, कौन, वातावरण। तो यह बात बोली है जिसबर्ट ने। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया वातावरण की परिभाषाएं। एक है मैगवाइजर तथा पेज। इन्होंने भी बोला कि स्वयं प्राणी और उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन एवं अतीत वातावरण का ही फल है। वातावरण जीवन के आरंभ से यहाँ तक कि उत्पादक कोशों में भी निहित है। यह बात किसने बोली, मैकवाइजर ने बोली। क्लियर है, यह सारी परिभाषाएं हो गई वातावरण की, किसने किसने बोली। अब वातावरण का
प्रभाव बालक पर क्या पड़ता है, उसका इन्फ्लुएंस वातावरण का, एनवायरनमेंट का चाइल्ड पर क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक पड़ता है, सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। क्लियर है। अब शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यह बात फ्रेंच बोन्स के अनुसार है कि विभिन्न प्रजातियों के अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। यह बात किसने बोली? फ्रेंच बोन्स ने बोली। क्या बोली? कि विभिन्न प्रजातियों के अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है, क्योंकि वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे प्रभाव में, हमारे जीवन के प्रभाव में। तो मानसिक विकास का प्रभाव में यह बात बोली गार्डन ने। क्या बोली? कि उचित सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। यह बात किसने बोली? गार्डन साहब ने बोली, मानसिक विकास के लिए। और यह मानसिक विकास के लिए किस पर आधार करके बोली? वातावरण पर आधार करके। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, यह बात बोली क्लार्क ने। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण क्या है? वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। यह बात क्लार्क ने बोली। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव भी वातावरण की प्रभाव के कारण ही है। यह बात बोली क्लार्क ने। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। यह बात किसने बोली? कैंडोल के अनुसार बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। यह बात किसने बोली? कैंडोल ने। व्यक्तित्व पर भी प्रभाव वातावरण का ही पड़ता है। यह बात कूले ने बोली। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात किसने बोली? कूले ने बोली। तो वंशानुक्रम का प्रभाव तो व्यक्ति की उस पर पड़ता ही है, मगर निर्माण में, मगर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण में संबंध क्या है? दोनों में आपसी संबंध क्या है वंशानुक्रम और वातावरण का? तो वंशानुक्रम वातावरण पारस्परिक निर्भरता है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं और सहयोगी हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है वातावरण और आपका वंशानुक्रम। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। आप समझ पा रहे हैं? जो भी जेनेटिकल चीजें हमें हमारे माता पिता से प्राप्त तो होती हैं, मगर जो हम चीजें सीखते हैं वो हम अपने वातावरण से सीखते हैं। जैसे कि आप पाते हैं एक बच्चा जो कि झोपड़ी में जन्मा है, या हम ऐसे कह सकते हैं एक ही व्यक्ति के दो बच्चे हैं, एक को उन्होंने झोपड़ी में रख दिया पालन पोषण के लिए, एक को उन्होंने किसी कॉन्वेंट स्कूल में रख दिया। अब दोनों में जो उनकी ग्रोथ होगी वो दोनों में भिन्न भिन्न तरह से होगी। यह प्रभाव किसका है? यह वातावरण का ही प्रभाव है। तो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त जरूर होती है, मगर उनका विकास हमारे वातावरण में होता है। यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। और बौद्धिक शक्ति किस पर निर्भर करती है? वह उसके वंशानुक्रम से डिपेंड करती है, आनुवंशिकी होता है। इस प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता। तो वातावरण को प्रकृति तथा पोषण भी कहा जाता है। अब इस चीज को हम समझ पाएंगे। प्रकृति तथा पोषण किसको बोलते हैं? जिसको कि नर्चर और नेचर की बात बोली जाती है, नर्चर और नेचर, तो वह हमारा वातावरण होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे पृथक नहीं तथा एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन से स्पष्ट करते हैं। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पे इसको कहा है कि दोनों में किस तरह के संबंध है। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक तो होंगे ही, आपको यह लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बार बार, क्योंकि मनोविज्ञान है आपको ये समझने का विषय है। आप लिखेंगे उसके बाद भी आप इसको समझेंगे। क्लियर है। तो आगे पढ़ते हैं। लैंडिस एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इसमें एक क्रम बिठाया है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण प्रदान करता है। अब आप समझ पा रहे होंगे क्या? वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, मगर वातावरण क्या करता है? हमको हमारी क्षमताओं के विकसित होने की हमें प्रदान करने की शक्ति कौन देता है? वातावरण देता है। तो वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और वातावरण इसे निवेश करने में अवसर प्रदान करता है। यह बात लैंडिस ने बोली। नेक्स्ट है वुडवर्थ। व्यक्ति वंशानुक्रम अथवा वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। क्या है? उसका गुणनफल है। यह बात किसने पूछी है या किसने कही है? वुडवर्थ ने बोली। क्रो ने क्या बोला कि व्यक्ति का निर्माण
न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में यह जैविक दाय और सामाजिककरण के विरासत की एकीकरण की उपज है। यह बात किसने बोली कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम है, न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में यह जैविक दाय और सामाजिककरण के विरासत की एकाकीकरण की उपज है। यह बात किसने बोली? क्रो ने बोली, वातावरण और वंशानुक्रम के संबंध को लेकर। क्लियर है? आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और हम लोगों ने वंशानुक्रम और वातावरण को पढ़ लिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मनोविज्ञान के विषय के हिसाब से और आपकी जाती जिंदगी के भी हिसाब से भी, आपको समझ के हिसाब से। मनोविज्ञान ये समझने का विषय है। मनोविज्ञान हम सबको स्कूल में या कॉलेजेस में इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम उनकी मेंटेलिटी को समझ पाएँ। हमारे जो दैनिक जीवन में भी चीज़ें, जो हम जिन चीज़ों का सामना करते हैं, लोगों की समझ को समझने की कोशिश करते हैं, खुद की समझ को समझने की कोशिश करते हैं, वही मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे हमको यह टॉपिक भी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको लिया। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़िएगा ज़रूर, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं, किन किन मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी बातें बोली है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस क्लास को समझा होगा अच्छी तरह से, और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ मैं, और इस तरह से ही इन क्लासेस को आगे भी लेकर मैं चलूँगा। और आप सबसे सहयोग की उम्मीद में मैं बस यही कहूँगा, हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, जिससे कि मुझे और पॉजिटिव फीडबैक मिले और मैं और मेहनत से वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूं इसी क्रम में। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।